श्रोताओं नमस्कार। आजकल आम तौर पर हम अखबारों में, टीवी में, रेडियो में सिकल सेल नाम की एक बीमारी के बारे में सुनते आ रहे हैं और इसी पर हमारे सुनने वालों ने हमें अनुरोध किया कि इस पर हमें बताया जाए कि ये बीमारी है क्या और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपिका गुप्ता को, जो कि क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट हैं और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में। मैडम, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते। जी डॉक्टर साहब, ये जो सिकल सेल हम सुनते आ रहे हैं और पिछले कुछ देर से इसका नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आया है और ये भी पता चला है कि ब्लड में कुछ एनीमिया से मिलता जुलता है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए बताएं कि ये बेसिकली ये क्या बीमारी है, कैसे होती है और किस तरह हम इनसे बच सकते हैं। तो ये सिकल सेल जो नाम है ये पहले बताइए आप। सो बेसिकली जो सिकल सेल डिजीज़, ये जो बीमारी है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। जो जेनेटिक डिजीज़ का मतलब कि बीमारी जन्म से ही होती है। तो ये बेसिकली या तो हमारे पेरेंट्स में इसकी कोई ना कोई खराब जीन रहती है जो आगे जाके बच्चे में आ जाती है, तो उसी से सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ होता है। तो सिकल सेल अनीमिया हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीमारी खून बनाने वाले जीन को इफेक्ट करती है। जो खून बनाने वाला जीन है वो खराब हो जाता है और उसी के कारण खून नहीं बन पाता और खून टूट जाता है और इसी से इसका नाम सिकल सेल अनीमिया पड़ गया है। जी, इसके मैं स्पेलिंग देख रहा था तो SICKL है, जो कि एक घास काटने के लिए जो हम यूज करते हैं, डोगरी में हम उसको दराटी कहते हैं या इसको हसिया भी कई लोग कहते हैं, उस शेप से है। क्या ये उसकी वजह से नाम जो दिया है इसको? क्योंकि बेसिकली जो हमारे खून बनाने वाले सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो RBCs बोल सकते हैं उनको। तो बेसिकली जो हमारे RBCs होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं वो बाई कॉन्केव आकार में होते हैं। तो अगर इस बीमारी में उनकी शेप बदल जाती है और वो इस, जैसे आपने बताया कि धराटी सिक्कल को बोलते हैं, तो वो सिक्कल शेप के बन जाते हैं वो सेल्स, और वो सिक्कल शेप के सेल्स ही हैं जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं सिक्कल सेल अनीमिया में। जी, तो डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति को सिकल सेल अनीमिया है? मतलब ऐसे क्या लक्षण होते हैं कि पता चलता है कि उसमें ये प्रॉब्लम है या ये बीमारी हो सकती है? हाँ जी, बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताती हूँ कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो दो तरह के चीजों से बनता है। एक होता है हीम, जो सिंपल आयरन है, और है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन होते हैं ना वो अमाइनो एसिड्स की एक सीक्वेंस से बनते हैं। तो अगर उस सीक्वेंस में कुछ भी खराबी हो जाएगी तो वो एक म्यूटेशन के नाम पे हम उसको बोलते हैं। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन में जो चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन्स होती हैं और एक बीटा चेन्स होती हैं। तो जब बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाती है, मतलब नॉर्मल अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड बनने लग जाता है, तो जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसको हम हीमोग्लोबिन A बोलते हैं, वो नहीं बनेगा और उसकी जगह सिक्कल हीमोग्लोबिन बन जाएगा जो कि हीमोग्लोबिन S है। तो अब ये सिक्कल हीमोग्लोबिन क्या परेशानियां करता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सिक्कल हीमोग्लोबिन है, जैसे मैंने बताया, उसकी शेप सिक्कल होती है। तो जब भी वो RBCs रेड सेल्स हमारी खून की छोटी छोटी वेसल्स, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, वहां से निकलते हैं, तो वो नहीं निकल पाते हैं वहां से नॉर्मल रेड सेल्स उनकी शेप की वजह से। तो वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं, स्टिक करने लग जाते हैं आपस में। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जम जाते हैं और जो खून है वो हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता। तो जब वो आपस में चिपकने लगते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि खून टूट गया, मतलब कि खून कम हो गया, हीमोलिटिक अनीमिया बोला जाता है उसको। तो उसमें मरीज का खून भी कम हो जाता है और दूसरा उसमें पीलिया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि जॉन्डिस हो जाता है। तो पहला मरीज को खून कम होने लगेगा, उसको थकावट होने लगेगी, उसको पीलिया होने शुरू हो जाएगा। तो उससे हम सोच सकते हैं कि खून की कोई बीमारी है, क्योंकि एक तो खून कम होने लगा है, सांस फूल रही है, धड़कन बढ़ रही है, थकावट हो रही है और पीलिया भी होने शुरू हो गया है। दूसरी चीज कि अगर वो टेस्ट करेगा तो सिंपल हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। दूसरी चीज कि जब ये सेल्स चिपक जाते हैं तो हमारा जो रेड सेल्स है वही ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती ऑर्गन्स तक, तो ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं। तो अगर हम छोटे बच्चों में देखें तो छोटे बच्चों में ग्रोथ ही नहीं होती है, क्योंकि खून कम हो गया तो वो लंबे ही नहीं हो पाते हैं। तो जो सिक्कल सेल के पेशेंट्स होते हैं
मोस्टली उनकी हाइट छोटी छोटी रहती है। जी। फिर इसके अलावा जब ऑर्गन्स में खून नहीं पहुंच रहा है तो ऑर्गन्स जो है वो खराब तरीके से काम करने लगेंगे। तो बच्चों में जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है स्ट्रोक, जिसको हम लकवा बोलते हैं, कि ब्रेन में क्लॉट हो गए, क्योंकि खून नहीं पहुंच रहा तो वो क्लॉट होने शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है बच्चों को, उनकी स्पीच जो आवाज है वो जा सकती है। और जब छोटी छोटी वेसल्स में बहुत लंबे समय तक क्लॉट बनते रहेंगे तो बच्चों में स्कूल की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे किडनीज पे प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि किडनी में खून नहीं जा रहा है, हार्ट पे प्रभाव पड़ सकता है, लिवर में प्रभाव पड़ सकता है, और सबसे ज्यादा हमारी हड्डियों में प्रभाव पड़ सकता है। और मरीज को हमेशा एक क्राइसिस रहेगा, इसको हम बोलते हैं बोनी पेन क्राइसिस। मरीज सिकल सेल के पेशेंट्स को बहुत दर्द होता है, हमेशा छाती में दर्द, पीठ में दर्द, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, ये सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं जो सिकल सेल के पेशेंट्स सफर करते हैं, इससे प्रभावित रहते हैं। इसके अलावा खून ना बनने की वजह से मरीजों की तिल्ली जो है, दैट इज स्प्लीन जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत बड़ी होने लगती है, क्योंकि वो अपने से खून बनाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं बन पाता है। और इसके अलावा जब खून कम हो जाता है तो इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है और तरह तरह की इन्फेक्शंस होने लग जाती है, जिसमें से सबसे कॉमन है निमोनिया। निमोनिया हो जाता है और मरीज की कई बार सडन एकदम से डेथ भी हो जाती है। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं या जिन नाड़ियों के जरिए खून जाता है वो बंद हो जाती हैं, और जिस पार्ट में भी ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो उस पार्ट को वो प्रभावित करेंगी। अब इसका पता कैसे चलता है और कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं? जी, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि खून कम हो जाता है, तो सबसे पहले हमारा सीबीसी जो सिंपल ब्लड टेस्ट है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो हमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है, उससे पता चलेगा। जो भी डॉक्टर साहब होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो स्लाइड बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि सिक्कल तरह के जो सेल्स हैं वो नजर आ रहे हैं क्या। वो सिक्कल तरह के सेल्स को और अच्छे से पहचानने के लिए एक सिकलिंग टेस्ट होता है, वो भी कर सकते हैं, जिसमें हम एक आर्टिफिशियल एक जगह बनाते हैं कि ऑक्सीजन कम हो जाए और जो सेल्स हैं वो सिक्कल सेल्स हमें अच्छे से दिख जाते हैं। इससे और बेहतर टेस्ट है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम HPLC बोलते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन के अलग अलग प्रकार हमें पता चल सकते हैं, जिसमें अगर सिक्कल हो तो सिक्कल की अलग से एक पीक दिख जाती है। और अगर हमें बिल्कुल और कंफर्मेटरी चाहिए, कई बार पेशेंट्स को ब्लड लग जाता है तो हमें HPLC से भी कई बार कंफर्म नहीं होता, तो उस चीज के लिए हमें फिर म्यूटेशन DNA जीन टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिसको हम जीनोटाइप टेस्टिंग करते हैं, जो कि कंफर्मेटरी होता है सिक्कल के लिए। तो इसका इलाज अगर किसी में ये डायग्नोज हो जाता है कि सिकल सेल है, तो उसका इलाज क्या बहुत मुश्किल है, कठिन है? जैसे हम देखते हैं कि कैंसर्स में होता है कि जानलेवा हो सकता है, तो इसमें क्या क्या परिस्थितियां और इलाज? कठिन से अलावा मैं बोलूंगी कि इलाज में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, उनको पहले तो बीमारी का डायग्नोसिस ही पहुंचना इतना मुश्किल हो जाता है, तो ट्रीटमेंट तो बहुत बात की बात है। तो मैं बोलूंगी कि सबसे पहले जो इसका इलाज है वो ये कि अगर खून कम है तो खून चढ़ाना है, क्योंकि जो नॉर्मल हम खून चढ़ाएंगे उसमें सिक्कल खून नहीं होगा ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, तो उससे पेशेंट को बहुत बेनिफिट होएगा। तो एक पर्टिकुलर लेवल होता है हीमोग्लोबिन का जो हमें बेसिकली मेंटेन करके रखना है, 9 से 10, उससे ज्यादा भी नहीं हमें रखना होता। इसके अलावा एक दवाई है हाइड्रोक्सी यूरिया, जो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और बहुत ही सस्ती दवाई है, आराम से मार्केट में मिल जाती है, जो कि क्या करती है कि अलग तरह का हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसको हम हीमोग्लोबिन F बोलते हैं, जिसकी ज्यादा क्षमता होती है ऑक्सीजन पकड़ने की, और वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन जो है हमारे सारे ऑर्गन्स में पहुंचा पाता है। तो हाइड्रोक्सी यूरिया बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली बच्चों में, जो हम स्ट्रोक भी प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं कि बच्चों को स्ट्रोक ना हो, और अगर कभी हुआ भी है तो भी उन पेशेंट्स को देना है। इससे खून चढ़ाने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। एक चीज मैं अपने सुनने वालों के लिए बता दूं, जैसे आपने एक दवाई का नाम लिया और आपने कहा कि खून बनने में मदद करती है, लेकिन आप एक डॉक्टर होने के नाते श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि कोई भी दवाई, किसी के नाम सुनने से आप दवाई खुद कंज्यूम मत कीजिए जब तक कि कोई डॉक्टर आपको ना कहे कि आपको इसकी जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, हमें उसको बिल्कुल मॉनिटर करके देना होता है, तो खुद कोई भी दवाई, हम ऐसी दवाइयां कंज्यूम नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सिकल सेल डिजीज है उसका एक क्यूरेटिव ऑप्शन, जो मतलब जड़ से बीमारी को खत्म कर दे, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। और इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स होते हैं, मगर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि दैट जल्द से जल्द छोटी उम्र में ही बीमारी पकड़ में आए और हम पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक ले जाएं, और इससे मरीज बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और एक नई तरह की बेसिकली एक थेरेपी है जिसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं, जो कि अभी इंडिया में आई नहीं है और बहुत कॉस्टली भी है, मगर बाहर के देशों में वो अब अप्रूव हो गई है। जी, तो अब कोई भी बीमारी होती है, जैसे आपने कहा ये तो जेनेटिक
है जिसको बोलते हैं कि माता पिता से बच्चों तक आ सकती है, या उससे पहले भी अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में भी किसी में ये है तो हमें ट्रांसफर हो सकती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो जैसे हमने बताया कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो मतलब इलाज, अगर तो कोई वायरल है या कुछ है तो उससे हम देखते हैं कि ये एहतियात अपनाएं तो बच सकते हैं। ये तो जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकती है, तो इसमें बचाव या प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया में आज भी कोई अप्रोक्सीमेटली 14 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम इस बीमारी को होने से ही बच जाएं। तो वो कैसे हो सकता है? वो यही हो सकता है कि अगर हमें इस बीमारी का जन्म से पहले ही पता चल जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि जैसे सपोज कोई भी पेशेंट, अभी तो बिल्कुल नेसेसरी हो गया कि कोई भी प्रेगनेंसी है तो हमें जल्द से जल्द, जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है, वो करवाना है, ताकि हमें पता चल जाए कि माता में ये सिक्कल सेल बीमारी तो नहीं है। अगर उसमें हमें लगता है कि दैट सिक्कल आ रहा है तो हमें फादर का भी टेस्ट कराना है, ताकि बच्चे को होने से ही पहले हमें पता चल जाए कि दैट ये बीमारी बच्चे को हो सकती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में हमें कुछ भी डाउट है तो हम प्री नेटल टेस्टिंग कर सकते हैं बच्चे की। बच्चे के अराउंड जो फ्लूइड रहता है उससे जांच कर सकते हैं, जिसको हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, और उससे हम पता कर सकते हैं कंफर्मेटरी कि सिक्कल है कि नहीं। तो मतलब होने से पहले ही हमें उसको पता करके बचना है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही बीमारी पता चल जाए। जी, तो जिसमें ये बीमारी हो जाती है तो उसको क्योर करना, जो ट्रीटमेंट है उसका, वो कितना टाइम लेता है और कितना कठिन होता है? ट्रीटमेंट बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये ट्रीटमेंट बिल्कुल आराम से हो जाता है। स्पेशली मैं बताना चाहूँगी कि इंडिया में ये बीमारी मध्य भारत में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो जो भी मरीज़ जिनको लगता है कि ऐसे लक्षण हैं वो प्लीज़ अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाइए, और उसमें पहले डायग्नोसिस होगा और फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जी, तो यानी एक आदमी जिसको ये बीमारी है और उसका इलाज हो चुका है, तो क्या उसमें चांसेस होते हैं कि उससे आगे बच्चों तक? बिल्कुल, ये बीमारी तब तक क्योरेबल नहीं है जब तक हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जड़ से वही जीन को करेक्ट कर रहा है, या जीन थेरेपी हो जाए। तो अगर कोई ट्रीटमेंट जैसे कि टैबलेट्स पे है या खून पे चढ़ा रहा है तो उससे डेफिनेटली ये बीमारी आगे जाएगी ही जाएगी। कि दो तरीके से जाती है, या तो ये सिर्फ जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ कि दैट माता में एक जीन इफेक्टेड है, पिता में भी एक जीन इफेक्टेड है, तो बच्चे में 25% चांस है कि उसको सिक्कल सेल होएगा, बीमारी होएगी, चाहे माता पिता ट्रीटमेंट पे हैं तो भी होएगी। और अगर सिर्फ पिता में एक जीन है खराब, माता बिल्कुल नॉर्मल है, या इसका उल्टा हो जाए, तो ट्रेट जिसको हम बोलते हैं कि एक नॉर्मल है जीन, एक इफेक्टेड है, उन पेशेंट्स को यूजुअली कुछ नहीं होता है, मगर जो दोनों जीन खराब हो जाते हैं उन्हीं को हम सिक्कल सेल डिजीज बोलते हैं, जैसे को हम बोलते हैं होमोजाइगस बीमारी हो गई है। तो टू बी श्योर दैट मेरे अंदर इस तरह की बीमारी नहीं है, तो किसी को भी क्या कोई जांच कराने की आवश्यकता होती है? अगर लक्षण है, खून कम हो रहा है, तिल्ली बढ़ती जा रही है, पीलिया हो रहा है, जोड़ों में दर्दें हो रही हैं, और अगर डेफिनेटली आप उस एरिया से हैं, मध्य भारत जैसे मैंने आपको बताया, तो हमें जल्द से जल्द इसको डायग्नोस करना है। जी, अगर ये सिम्टम्स हैं तभी हमें परेशान होने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, एक हेल्दी आम आदमी को परेशान होने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए और हमारे श्रोताओं के लिए आपने ढेर सारी जानकारी सिकल सेल एनीमिया के बारे में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।